यूट्यूब चैनल डाला जाए, बजट में वही सारी चीज़ें थी, क्योंकि अखबार तो बजट से बाहर जाता है, बड़ा लंबा प्रोजेक्ट हो जाता है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पूरा हमारा परिवार अभी मध्यम वर्गीय परिवार ही है। पत्रकारिता वैसे ग्राउंड की ही होती है। स्टूडियो में बैठ के सिर्फ दंगे जैसी भड़काऊ बातें होती हैं, वहाँ पत्रकारिता नहीं होती है। वैसे ही भारत की मीडिया 2 तरफों में बटी है। 1000 की दौड़ में कभी आपने सोचा था कितने कम समय में कम से कम 22,000 से ऊपर हो जाएंगे? उस समय तो नहीं सोचा। तो उस समय क्या था कि जैसे आप कहते हैं किसी से, भैया सब्सक्राइब कर देना ये चैनल, तो सामने वाला मतलब इतने बेहतरीन तरीके से मुंह बनाता है, तो लगता है जैसे भैया उसका कुछ तूने छीन लिया हो या उससे कुछ ले रहे हो। जो खुशी 1000 सब्सक्राइबर होने की थी, वो अभी 22 पे नहीं नहीं मिलती है। तो अब जितनी भी खबरें लगती हैं, लोगों को लगता है कि ये फलानी सरकार के विरोधी हैं, ब्राह्मणों के लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों के विरोधी हैं। कोई बगल से ऐसा बाइक वाला निकला कि वो फोन ले गया। एप्लीकेशन में हमने लिखा कि छिना, उन्होंने हमसे जबरदस्ती लिखवाया कि गुम हो गया। आध घंटे घुमाते रहे, हमें लगा हमारी मदद करेंगे। जब पता चला ये हमारा उपयोग कर, हमें लगता है कि सामान इंसान होता, तो अगर वो हमारी मदद नहीं करता तो ऐसे घुमाता भी नहीं। पत्रकार है तो बहुत रुपए का, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अंदर की बात अगर आपसे पूछी जाए कि अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गया है, अच्छा खासा व्यूज आपका जा रहा है, तो कुछ इससे इनकम कितना कुछ हो जाता है? अच्छा घर चल जाता है आपका कि खर्चा पानी जेब से देना पड़ता है? क्या है इसके बारे में थोड़ा सीक्रेटली बताएं। अगर आप रेप मर्डर, ठीक है, ऐसी खबरें डालते हैं, यही चलती हैं और ये चलेंगी तो, बट लेकिन आपका इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो। रोजगार के अगर हम अफसर इसमें कहें तो 99% जगह में आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको मिलेगा ही। शब्द है सरकारी नौकरी। ये शब्द ऐसा है कि इसके सुनते ही कई लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और बहुत लोगों के मुरझा जाते हैं। तो इस शब्द के बारे में आपका क्या है? और ये जो इसकी रेस है सरकारी नौकरी की, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी या लोग आज भी भाग रहे हैं, तो इस रेस के बारे में आपका क्या विचार है? आप भी क्या इस रेस में कभी भागे हैं, कि अभी भी भाग रहे हैं, कि आगे विचार है कि इससे आप अलग हैं? ह्यूमर चल गया कि सिक्योर जॉब रहेगी गवर्नमेंट, व्यक्ति इसलिए थोड़ा पगलाया हुआ है जॉब के लेके, लेकिन अब औकात समझ में आ रही है। जो ताने सबको मिलते हैं इस उम्र में कि बेटा सरकारी नौकरी का ये फॉर्म भर दो, तो क्या ये ताने मिलने बंद हो गए हैं कि अभी भी ताने मिलते हैं? तो आप अपनी संस्थान में बुलाते हैं मतलब तरह तरह के जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो अगर टीचिंग लाइन के प्रोफेशन में हैं तो वो उसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनमें भी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होगा आपको बोलने की, आपने बिहेवियर की, और टेक्निकल स्किल में कंप्यूटर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एक्टिवनेस को निखारती हैं। कॉफ़ी विद जीडीएस के इस पूरे सेशन के लिए अचल जी और उनकी हम पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ बुलाया और ये चर्चा हुई। अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें और कॉफ़ी विद जीडीएस को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ ऐसे सेशंस देखना चाहते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है ना, उसके कुछ रुपए भी लगते हैं, आप क्लिक कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने अगर आप यहाँ नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो डिजिटल अच्छा माध्यम है कि आप ऐसे प्रोग्रामों को देख सकते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ें आपके जीवन में क्लिक कर जाए, वो आपके जीवन का भी टर्निंग पॉइंट बन जाए और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलने लगे। धर्मेंद्र जी, आपका कॉफ़ी विद जीडीएस इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको धर्मेंद्र जी के बारे में बता दें, एएसएम न्यूज़ के संस्थापक हैं और बहुत ही कम समय में एएसएम न्यूज़ को 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब होने पर धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सांस्कृतिक तरीके से आपने हमें मौका दिया, हमने सरस्वती पूजा से शुरुआत की। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने कल्चर के साथ आगे बढ़ना, और धन्यवाद आपका कि आपने हमें कॉफ़ी विद जीडीएस के इस खास प्रोग्राम में, जो खास तौर से छात्रों के लिए प्रेरित है, और इस सेशन में आपने मुझे आमंत्रित किया। जिस मुकाम पर आज आप हैं, तो आपका प्राथमिक पालन पोषण पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा कि जो आप इस मुकाम तक पहुँचे? झांसी जिला का एक छोटा सा गांव पड़ता है मदरवास नाम का, और तहसील लगती है मऊरानीपुर। वहाँ हमारा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा करीब क्लास 6 तक, कक्षा 6 तक की शिक्षा हमारी वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में ही हुई। गांव की बात करें तो कक्षा 8 तक ही वहाँ विद्यालय है, इसके बाद तो जाहिर सी बात है बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो सोचा गया कि अब गांव से निकलना चाहिए। छोटा सा कस्बा लगता है टहरौली, 2 साल पहले हमने वहाँ पढ़ाई की, जिसमें क्लास 7 और 8। यहाँ आए, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ, तो एक ये है कि आदत डल गई पढ़ने की। पहले आदत ही नहीं थी कि पढ़ना भी है। समझ में आया कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। आगे फिर दौड़ हुई झांसी के लिए, जो कि हमारा जिला है। तो झांसी शहर में आना हुआ क्लास 9th से, तो पूरी शिक्षा यहीं हुई। यहाँ के बाद शिक्षा यहाँ होने के बाद 12th मेरा यहाँ से साइंस साइड से, यह मैथ्स से। फिर विचार किया गया उस समय क्या है कि पॉलिटेक्निक संस्था जो है वो हमारे एग्जाम में वहाँ रहता था, तो वहाँ पास में ही पड़ता है, तो और छात्र आसपास रहते थे पॉलिटेक्निक वाले।
तो एक ट्रेंड बना के इंजीनियरिंग कर लो, या तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लो, या तो बीटेक कर लो। एसआरआई दतिया पहुंचे। प्लान तो ये था कि जब बीटेक ही करना है तो अच्छी संस्था से किया जाए, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया जाए या विश्वविद्यालय से किया जाए किसी। तब घर वालों ने कहा कि अब हो गया है तो यहीं से कर लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। प्रेशर से कितना ही आप गुजार पाओगे समय। पहला सेमेस्टर, वहाँ के बाद हमें छोड़ना पड़ा। छोड़ना क्या पड़ा, मन ही नहीं आता, छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद घर पे बैठे, तब भी वही समस्याएं सामने आई कि अब करना क्या है। तो फ्री समय का मैं उसमें उसका उपयोग किया गया कि जो हमारे पुराने टीचर हैं मैथ के, वो अपनी संस्थान, उन्होंने कहा कि अभी उन्हें जानकारी हुई कि मैं घर पे हूँ, तो उन्हें समय का तो टीचिंग का ये थोड़ा जब समय दे दें तो माइंड भी ठीक रहेगा और आगे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो उस साल का कुछ बचा हुआ समय था वो हमने टीचिंग में दिया। तो मैं वहाँ उनके यहाँ केमिस्ट्री हमने पढ़ाई 6 महीने, साथ में फिर लगा कि टीचिंग चालू कर दी, मतलब होम ट्यूशन। तो करीब 6 महीने उनकी यहाँ टीचिंग की, फिर इसके बाद 1 साल और की, क्योंकि फिर धीरे धीरे कन्फ्यूजन और बढ़ने लगा। वैसे पहले पॉलिटेक्निक छोड़ा था, मतलब एडमिशन नहीं हो पाया था, वो छोड़ के बीटेक में गए थे। फिर आने के बाद फिर उस पर पॉलिटेक्निक मिला झांसी। अब झगड़े बहुत होते हैं, जानकारी है ही पॉलिटेक्निक के, तो वहाँ शहर वालों को ज़्यादा परेशान करते हैं। आपका तालबेट चुना गया, 3 साल हमने यहाँ बिताए। तो उस समय पीरियड में भी मैं नहीं समझ पाया कि मैं बात को, ब्रांच भी क्या थी, कंप्यूटर साइंस। तब भी नहीं समझ कि हमारे लिए बनी है, हम इसके लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। बिल्कुल टोटल कन्फ्यूजन चल रहा था। बहुत बदलाव हुए कोरोना काल में। उस समय मेरा 2nd ईयर था पॉलिटेक्निक, साथ में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, वो भी रेगुलर ये भी था, वो भी था, क्रॉस चल रहा था। समय जब घर पे बीता तो उस समय क्या हुआ कि किताबों में थोड़ा अलग से रुख गया। जब वो किताबें कुछ ऐसे पढ़ना शुरू हुई, कुछ उपन्यास पढ़े, कुछ कहानियां पढ़ी, तो लगा कि अच्छा ठीक है। जब पढ़ रहे थे तो हल्का फुल्का लिखना शुरू किया, जिसमें कुछ शायरियाँ, कुछ कविताएं लिखनी शुरू हुई। कुछ हमने लंबे लेख लिखे और वो हमने भेजे अखबारों के लिए। तो राष्ट्रीय जजमेंट अखबार लखनऊ से प्रकाशित होता है, उसने अपने अखबार में जगह दी। तो वो मोटिवेशनल उस समय का टाइम पीरियड बन गया हमारे लिए कि वो अच्छा लगा कि अरे हमने जो लिखा उसको जगह मिल गई। 1 साल जो पॉलिटेक्निक का बचा था वो कोरोना टाइम पीरियड ने पूरा करवा दिया। तो यहाँ आना जाना उतना हुआ नहीं, उसी पे फोकस बना रहा, पढ़ने पे और लिखने पे। मजा तो उसमें बहुत आ रहा था, रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट अच्छा मिल रहा था। लेकिन जब आगे चीजें और बढ़ी तो बढ़ने के बाद फिर वो ये लगा कि ये तो डिजिटल मीडिया का दौर है। डिजिटल मीडिया का दौर है तो अब सोचा कि अब हम खबरें तो लिख रहे हैं, लोगों को अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन हमें पहचान कौन पाएगा। तो सोचा कि ऐसा साहित्य में थोड़ा उस समय रुचि अच्छी थी, तो चैनल का हमने कहा यूट्यूब चैनल डाला जाए। बजट में वही सारी चीज़ें थी, क्योंकि अखबार तो बजट से बाहर जाता है, बड़ा लंबा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी हमारी शुरुआत हुई। ग्रामीण, अगर हम अपने मतलब अपने पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पूरा हमारा परिवार अभी मध्यम वर्गीय परिवार ही है, जिसमें पापा खेती भी देखते हैं, बाकी उनके और दूसरे काम भी होते हैं हल्के फुल्के। मम्मी का भी कुछ घर का काम होता है, खेती वेती का काम होता है, दादा लोग भी हैं। तो वो मतलब जहाँ आके सारा घूम फिर के वो खेती पे ही आ जाता है। इन सब बीच में जो जर्नलिज्म वाला रास्ता था, एक तो अध्ययन जर्नलिज्म का और प्लस पत्रकारिता ग्राउंड लेवल पर जा गए, ये कब आपको दिमाग में आया? आपके सामने कोई घटना घटती है, घटना घटने के बाद आपका माइंड उस चीज़ को बिल्कुल एक तरीके से फोकस कर रहा है, और आप उस टाइम पीरियड में हैं या उस सोचने विचारने वाले समय पीरियड में आप हैं, और आप कुछ लिख लेते हैं। आपने कुछ लिखा और किसी संस्था को दिया, सोशल मीडिया पे डाला और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ है हम में कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं। और हमारे साथ क्या था कि हमारी बोलने की आदत शुरू से ही रही है। तो एक ये बात हमेशा सामने आई है कि आप बोलते बड़ा ठीक ठाक हैं, नेता नगरी काहे नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये है कि मिडिल क्लास वालों के लिए हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स तो नहीं बनी है, लेकिन ऐसा कुछ करते हैं जिसमें बोलना ही पड़ता है, और उसमें मजा, क्योंकि बोलने में मजा भी आ रहा था। तो उस टाइम पीरियड के बाद ये क्या हुआ कि कोरोना काल में ये सारी चीज़ें हुई और चैनल का हमने निर्माण कर लिया। हमने साहित्य को लेके काम शुरू किया, कि जिसमें साहित्य के लिए काम ऐसे शुरू किया कि कोई अच्छी कविता लिखता है तो वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करे, वीडियो रिकॉर्ड करे, वो हमें उपलब्ध कराए, उसके क्रेडिट के साथ हम अपने चैनल को उपलब्ध कराएंगे उसको। और नाम भी ऐसे ही रखा गया था उसका, आधा साहित्य आधा मीडिया के। फिर मतलब पहले साहित्य के संबंध रखने वाले थे, लेकिन लगा कि कभी हम सामाजिक मुद्दे या राजनीतिक मुद्दे पे लिखते हैं तो उसमें फिर मीडिया का भी काम हो रहा है। तो हम सोच रहे थे उसको कि दोनों चीज़ों को कॉमन लिया जाए, कि साहित्य भी उसमें चलता रहे, मीडिया का भी काम होता रहे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरुआत हो गई। आगे चल के जब वो खबरें उस पर डलने लगी पूरे तरीके से, तो आगे जब समय बढ़ता गया तो वो आधा साहित्य आधा मीडिया बदल के आ गया एएसएम न्यूज़ में। अब एएसएम न्यूज़ में आ गया, हालांकि साहित्य का काम अभी भी उसमें होता है, लेकिन अब उतना नहीं होता है। जैसे
कोई लेखक ने, किसी लेखक ने किताब भेजी कि सर आप पढ़िए इसको, इसकी समीक्षा कीजिए, आप हमसे चर्चा कीजिए किताब के बारे में, क्या कहानी रही है लिखने की। तो साहित्य का काम उसमें ये होता है, उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम चलता है हमारा साहित्य पर चर्चा, जिसमें खास तौर से साहित्य पे ही फोकस किया जाता है उस वाले प्रोग्राम में। अब रही बात ग्राउंड की, तो पता वैसे ग्राउंड की ही होती है। वो तो क्या है कि जब से ये चीज़ें आई हैं, एक जो मेन फ्रेम मीडिया में जो आया है स्टूडियो का सेटअप, तो उन्होंने एक अलग रूप दे दिया कि भाई स्टूडियो में बैठ के सारी चीज़ें, स्टूडियो में बैठ के सिर्फ दंगे जैसी भड़काऊ बातें होती हैं, वहाँ पत्रकारिता नहीं होती है। या ज़्यादा से ज़्यादा या इसमें ऐसी बात कर सकते हैं कि दूरदर्शन वाले समय की जो होती, डीडी नेशनल आता था, या वो होता था कि भाई कोई प्रोग्राम हुआ तो जैसा प्रोग्राम हुआ वैसे साफ शब्दों में उन्होंने पढ़ के बता दिया, जो घटना हुई वो बता दी, उसमें अब खुद का उनका एनालिसिस नहीं होता था। आज के समय में उनका खुद का एनालिसिस होता है, जिसमें से 90% नकारात्मक होता है। तो वैसे ही भारत की मीडिया दो तरफों में बटी है, ठीक है, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, लेकिन बीच वाली मतलब एक न्यूट्रल रहने पे लोग न्यूट्रल नहीं रह पा रहे हैं, समस्या वहां हो गई। अब आती है कि उतरना, पहली बार हमारा उतरना हुआ था 2021 में। 2021 में हम पहली बार उतरे ग्राउंड पे, वो भी झांसी महोत्सव में, और उस समय हमें सही से बोलना भी नहीं आता था, लेकिन शुरुआत ठीक की। तो बोलने की शुरुआत वैसे हुई। फिर तो अब ये है कि अब देख रहे होंगे तो अब तो काफ़ी जगह ग्राउंड पे जाना होता है, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। उस हिसाब से मतलब साहित्य से चले थे और वो आके पत्रकारिता पे रुक गए। तो आपने यूट्यूब का जो सफ़र था वो यहाँ से पिंच हो गया, तो यूट्यूब का जर्नी के बारे में थोड़ा साझा करना चाहें आप कि यूट्यूब जब शुरुआत आपने की, आपने बताया आधा साहित्य आधा मीडिया के सोच के किया था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स कैसे मिला? क्योंकि यूट्यूब का जैसे हमने भी शुरुआत करी तो एक एक दो दो पाँच पाँच सब्सक्राइबर से शुरुआत होती है, तो ये थोड़ा सफ़र जीरो का थोड़ा आप कुछ साझा करना चाहें। जो सफ़र था बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, और जैसे जो खुद का कुछ करना चाहता है ना, उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शुरू में क्या है, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं ना, तो आपको लगता है कि पता नहीं हमने शुरू तो कर लिया है, घर वाले रोक भी रहे थे, दोस्त यार भी रोक रहे थे कि कहाँ पढ़े इन चीज़ों में, कुछ अच्छा सा जॉब करो, इतना पढ़े लिखे हो, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, फिर क्या ही तुम्हें इस शुरुआत जो कर रहे हो इससे क्या सुधार लोगे, अगर तुम मीडिया का काम शुरू करना चाहते हो क्या देश को सुधार लोगे, ठीक है, उनके ये थे, घर वालों के भी यही थे। लेकिन फिर बाद में ये बात आती है कि ऐसे ही अगर सब लोग जैसे घर वालों की ऐसी बातें मानते रहेंगे कि भाई हाँ आप, मैं नहीं सुधार पाऊंगा, मानता हूँ मैं नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन ऐसे ही मानने के बाद फिर तो वैसे कोई आगे ही नहीं निकल के आएगा, किसी को तो निकल के आना होगा। हम शुरुआत करेंगे, हमारे काम को कोई अगला आगे बढ़ाएगा, फिर उसके काम को कोई और अगला आगे बढ़ाएगा। तो चैनल का निर्माण हो गया है। अब रिसोर्सेस ना के बराबर थे, क्योंकि जब आप विरोध में काम करते हैं तो घर वाले भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ नहीं था, एक हमारे पास ऑनर का फ़ोन था उस समय, 7,000 का वो हमें करीब पड़ा था, और पहला माइक हमने शायद 150 रुपये का पहला कॉलर माइक पहला वो खरीदा था। फिर शायद हमने एक हफ्ते बाद, फिर क्योंकि उसमें वॉइस क्वालिटी नहीं दे पा रहा था, तो बोया का हमने माइक खरीदा, रिकॉर्डिंग शुरू की खुद से ही। और खुद से ही उस समय क्या है कि मैं खुद को ही, जो मैं रिकॉर्ड करता था खुद ही देख रहा था। उस समय मुझे ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, तो खुद का काम किसको ही बुरा लगता है। शुरू में जो कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, खुद को ही अच्छा लग रहा था, लेकिन गलतियां तब निकल के सामने आती हैं जब आपके जो शुभ चिंतक हैं जो देखते हैं, कहते हैं हाँ इसमें थोड़ा ऐसा सुधार होना चाहिए, ऐसा सुधार होना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड में क्या है कि जो पहचान में थे, जो जिनसे अच्छे संबंध थे, जो चाहे लेखक हों या पत्रकार हों, तो हम अपनी वीडियो उनको भेजते थे और उनसे कहते थे अच्छा जो भी हो वो मत बताना, इसमें वो बताओ जो गलत है, तो हम सुधार कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म पे शुरू किया यूट्यूब पे, वही सहारा था, वहीं से सीख के वहीं परोसना था। तो पहले क्या होता, शुरुआत जैसे हुई यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइबर का बड़ा है टाइम पीरियड देखा कि 4,000 वॉचिंग आवर्स चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। शुरू की बड़ी समस्या रही, जितने दोस्त यार थे सबको एक तरीके से होता ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग, शुरुआत में यही थी, क्योंकि जब लग रहा था कि 1000 तो करने ही करने हैं, जो उसकी क्राइटेरिया है 1 साल में 4,000 घंटे ये भी पूरा करना है, तो व्यक्तिगत भले ही सामने वाला रिस्पॉन्स 1,000 की दौड़ में कभी आपने सोचा था कि इतने कम समय में कम से कम 22,000 से ऊपर हो जाएंगे? उस समय तो नहीं सोचा था, लेकिन ये है कि जैसे आज की हम बात करें तो वो लग रहा है कि हाँ सारी चीज़ें आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा, भले ही लेट मिलेगा। तो उस समय क्या था कि जैसे आप कहते हैं किसी से भैया यार सब्सक्राइब कर देना है चैनल, तो सामने वाला मतलब इतने बेहतरीन तरीके से मुंह बनाता है, वो लगता है जैसे भैया उसका कुछ तुमने छीन लिया हो या उससे कुछ ले रहे हो। तो उस समय क्या है, अपने आप को बिल्कुल इतना न्यूट्रल रखना है कि सामने वाला कैसे भी मुंह बनाए, कैसा भी कुछ कहे, बस उसको रिस्पॉन्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो जब तक आपके लिए फायदेमंद है, आपका काम कर रहा है, तो जैसा कहना करने दो। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे सपोर्ट हुआ, कुछ दोस्त यारों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि हर सेक्टर के जो एक्सपर्ट थे, जैसे शिवम हमारे मित्र हैं,
वो इसका अच्छा उन्हें नॉलेज है, एडिटिंग का है, ठीक है, क्योंकि वो एक कार्टूनिस्ट हैं, जो बच्चों के जो प्रोग्राम आते हैं ना कार्टून्स के, उनका वो निर्माण करते, तो उन्हें एडिटिंग का अच्छा नॉलेज है, वॉइस ओवर का उन्हें अच्छा नॉलेज है, तो अभी भी वो गलतियाँ बताते हैं, तो उनमें सुधार करते हैं। तो इसके बाद जो कंटेंट के हैं, अनमोल को आप जानते ही होंगे, लेखक हैं, तो इसमें उनने हमारी वो मदद की, उन्होंने मदद की, तो कंटेंट यहाँ से सुधर गया, पढ़ना शुरू हो गया, तो कुछ उससे होता गया। लेकिन जब जो खुशी 1000 सब्सक्राइबर होने की थी, वो अभी 22 पे नहीं नहीं मिलती है। मोनेटाइज हो गया था 9वें महीने में। नौवां महीने जैसे स्टार्ट हो, उस समय चैनल मोनेटाइज हो गया था और रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिलने लगा था। तो अब थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, व्यक्ति सीरियस ले लेता है कि किसी की कोई खबर लगा दी, भाई ऐसे कैसे कर दिया, हमारी नौकरी छुड़ाओगे क्या, ठीक है, ये हमारे नाम कोई टेंडर है, भैया आप क्या काम नहीं करने दोगे। तो अब अच्छा लगता है, पहले उतना मजा नहीं आ रहा था, अब थोड़ा रिस्की हो गया ये काम। और ऐसा आया हो जहाँ हताश हुए हो कि यार ये सफ़र सोचा था लेकिन हो नहीं पाएगा, अब इसे यहीं तक रहने देंगे या धीरे पार्ट टाइम ही चलेगा केवल? नहीं, पहले क्या था कि चीज़ों को कई ऑफर आए हमारे पास कि दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए, ठीक ठाक है, 20-22 से स्टार्ट भी कर रहे थे। लेकिन चीज़ें वही हो जाती हैं कि जब शुरू से ये हो कि खुद का कुछ करना है, ज़िंदगी नहीं चाहते हैं कि सुबह 9 बजे शुरू हो, शाम के 5 बजे ख़त्म हो, कुछ शुरू से ऐसे ही विचार थे। तो ऐसा नहीं कि अगर हम उस फील्ड में दूसरे के लिए काम कर रहे होते, तो आज हमें भी लगता है कि हम अच्छा रुपए कमा चुके होते अभी तक, अच्छा सेटअप भी हो जाता। लेकिन शुरू से यही रहा कि खुद का रहना चाहिए। आप डिसीजन लें कि कौन सी खबर लगनी है, कौन सी नहीं लगनी है। आपकी खबर पे लोग ना डिसीजन लें कि भई हम आपकी खबर नहीं लगाएँगे, या लगाएँगे तो आप किस तरीके से उसको शूट कर, मतलब किस तरीके से कवर करके देंगे। तो मेन बात जो थी ना, पूरा पॉइंट यही था कि दूसरे के अंडर तो काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि खुद के नियमों पे चल रहे हों, तो क्यों ही उनको बदला जाए। जब पहली बार आपने किसी के विरोध में कोई खबर लगाई, तो कोई ऐसा जब मतलब विरोध में तो कई लगाई होंगी, लेकिन पहली बार ऐसा कि रिएक्शन सामने वाला का आया हो, तो उससे क्या हुआ था? डर लगा था कि खुशी हुई थी कि चलो हमारी खबर को सीरियस लेने लगे हैं लोग? जहाँ तक मुझे याद है कि पहली खबर रक्सा जो क्षेत्र पड़ता है झांसी के, तो वहाँ से किसी बंदे ने हमें टिप दी कि भाई ये वीडियो मैंने आपको भेजे हैं और इनको कवर करना है। है क्या? तो कह रहे हैं ये अपनी शॉप में दारू बेच रहे हैं, मतलब शराब बेच रहे हैं ये, और अवैध तरीके से बेच रहे हैं। उस समय क्या था, जो हमारे पास जितना ज्ञान था उसको ही सब कुछ मानते थे, उसी हिसाब से हमने खबर लगाई। हमारे पास पुख्ता सबूत तब भी नहीं था। उसने जो वीडियो दिए ना, उसमें ये कोई दिख रहा है कि कौन शराब दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। उसने तो हमें घर की दे दी कि इस घर में बिक रही है, ठीक है। हमने खबर लगा दी वो, और क्या था कि अब खबर लगने के बाद फिर डायरेक्ट वहाँ से तो कॉल आया, उससे बात हो गई। उसने कहा कि आपने खबर कैसे लगा दी, मैं एफआईआर करूँगा ये वो। तो टाइम पीरियड पहला था, लेकिन ये था कि इस फील्ड में वो शुरुआत थी, तो हमें लगा था थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना भी पड़ेगा। तो हमने उससे कहा कि हाँ, आपको जो करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए, और आप सबूत की बात करते हैं तो आइए मिलिए एलाइट पे, जो चौराहा में एलाइट पे मिलिए, मेरे पास सारे फुटेज हैं, आप अपनी शॉप से तो आप अपनी दुकान से दे रहे हैं उस फुटेज है, हालांकि मेरे पास नहीं था। इतनी बात हुई, तो वो शांत हो गया उस समय। फिर किसी पत्रकार से उसने कॉल कराया कि भाई ये वीडियो डिलीट कर लो और ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो हमने कहा आप कौन है, तो उन्हें अपना परिचय बताया कि मैं पत्रकार हूँ और ये सारी चीज़ें। कह रहे आप, हमने सबूत हैं, क्या चाहते हो, देखना है तो मिल लो ना, क्या दिक्कत है। और मैंने झूठ बोला, मैं अभी कोतवाली में हूँ और यहाँ से मैं एलाइट पे ही आ रहा हूँ, आप मुझे वहाँ मिल जाइए। एक टसन जो बनाने का जो शुरुआत में जो टसन जो बनाने की प्रक्रिया थी, वो ऐसी शुरू हुई। तो फिर वो शांत हो गया, कह रहा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। कह रहे अगर डिलीट हो जाती तो हमने, डिलीट तो नहीं होगी, तो डलने के बाद डिलीट नहीं होगी। वो खबर 2 दिन डिलीट नहीं हुई। तीसरे दिन फिर रक्सा थाने की जो थाना लगता है वहाँ के एसआई गए, तो वो छापा घला, तो उनकी दुकान फिर वो सील हो गई। हालांकि वो फिर पता 1 हफ्ते बाद पता चला, उस बंदे ने फ़ोन किया कि पुलिस आई थी, सब पकड़ ले गई थी, फिर चालू हो गई। तो हमने कहा यार हम कितना ही ठेका ले लें, जो हमारे अंडर में था वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब तुम चाहते हो दोबारा कुछ हो, तुम जाओ और तुम उनसे खरीदो, उसका पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, फिर देखते हैं दोबारा से करते हैं। तो पहला जो टर्निंग वहाँ लगा था थोड़ा बहुत कि कुछ यार ऐसा नहीं कि जो हमने लगा दिया कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि शुरुआती समय था, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अवैध कारोबार वाले लोग हैं। फिर तो खनन हो, भूमाफिया हो, ये बालू अवैध बालू के ठेकेदार हों, फिर तो काफ़ी चीज़ें गई, काफ़ी जगह से कॉल आया, उतना रिस्पॉन्स नहीं। फिर क्या होता कि अब इन लोगों ने भी सीख लिया ट्रेनिंग, ये लोग डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं, ये किसी पत्रकार के थ्रू कराते हैं। उसके बाद फिर आगे के लिए आपको क्या लगा कि और विरोधी घटनाएं लगाना चाहिए कि अभी थोड़ा और समय लेना चाहिए कुछ आम घटनाओं से, बाद में फिर क्राइम वाली कर लेंगे थोड़ा रीच बढ़ाने के बाद? ऐसा कुछ लगा कि अगली ही घटना फिर दोबारा आपने कुछ और पंगा ले लिया किसी से? जी, ऐसा हुआ कि एक तो क्या है कि जैसे जब आप पढ़ते हैं, किताबें आपका दिमाग खोल देती हैं। अगर आपने साहित्य अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं उस समय पीरियड में, और
सबसे पहली किताब हमने अगर पढ़ी थी तो वो है हिंदुस्तान की कहानी, जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। ये समझ लीजिए लाखों प्रतियां उसकी बिकी हैं और उन्होंने अपने जीवन का तो सार दिया ही दिया है। उस समय भारत की स्थिति क्या थी, किस दौर से गुजर रहा था, तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से गेन हुई, सारी चीज़ें वहाँ से मिल गई। नीलोत्पल मृणाल की, जो कि हमारे पसंदीदा लेखकों में से हैं, डार्क हॉर्स, दूसरी किताब हमने उनकी पढ़ी जो कि यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर थी। तो काफ़ी चीज़ें इनसे क्लियर हुई। जब आप रिसर्च करने लगते हैं, किताबों को पढ़ने लगते हैं, तो आप ये नहीं कि घटना हुई आप उस हिसाब से नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसे यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जो खुद की रिसर्च रखते हैं, कई चैनल ऐसे हैं कि जो घटना घटी कि फलानी जगह ऐसे ऐसा हो गया, बस उन्होंने वैसे ही दिखा दिया, अपना वो कुछ नहीं दे पाए। तो शुरू में क्या रहा कि शुरू में हमने ऐसे ये समझ लो कि महीने भर तो ऐसा किया, लेकिन जब खुद से ही खबरें लिखने लगे तो फिर वो रिसर्च बेस होने लगी। तो अब जितनी भी खबरें लगती हैं लोगों को लगता है कि ये फलानी सरकार के विरोधी हैं, ब्राह्मणों के लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों के विरोधी हैं, लेकिन ना हम सरकार के विरोधी हैं ना ब्राह्मणों के विरोधी हैं। रिसर्च करते हैं, जो चीज़ें उनमें सामने आती हैं उनको हम अपनी वीडियो में रखते हैं। तो हालांकि लोगों के हिसाब से देखा जाए तो लोगों को हिसाब से कि वो विरोधी ही सारी खबरें हैं, हमारे हिसाब से कि जो हम लगा रहे हैं वो ईमानदारी से लगा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मजबूती किसी भी चीज़ के लिए अगर व्यक्ति जुटा पाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से उसके जीवन का सार जुड़ा होता है या जीवन के जो समस्याएं होती हैं उससे मजबूत होता है। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जिसने आपको इतना मजबूत कर दिया कि इन समस्याओं से लड़ने की एक हिम्मत आपके अंदर आ रही थी? एक तो मिडिल क्लास में आप हो, ठीक है, और खास तौर से आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो दोनों की कहाँ कम बनती है थोड़ा कि अच्छा पढ़ना है तो मैं घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कुछ 2 से 3 ऐसी इंसिडेंट हमारे साथ घटनाएं हुई। क्या है कि जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, वहाँ से मैं थोड़ा 2 पॉइंट हम लेना चाहते हैं, कैसे बदलाव हुआ। मैं 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन थे, और क्या आपके तालबेट आना होता था तो यहाँ से हम 5 बजे ही पहुँच पाते थे, 4-5 बजे हम झांसी पहुँचते थे। 2 होम ट्यूशन हम पढ़ाने जाते थे तो कैसे वहाँ के बाद 7 बजे हम फ्री होते थे। 7 बजे के बाद हमारी कोचिंग थी, क्योंकि अब पॉलिटेक्निक कर रहे थे, टेक्निकल सब्जेक्ट थे, पढ़ना जरूरी था, वो हमारी ख़त्म होती थी 9:30 बजे। अब 9:30 बजे ख़त्म हुई कोचिंग से, हमें जाना था घर, और हम साइकिल ही उस समय यूज करते थे, गाड़ी तो हमें आज भी चलाना नहीं आती है, ठीक है। घर में थी वो अलग बात है, फिर मैनेज नहीं हो पाता है। साइकिल से जा रहे थे घर से ही, क्योंकि उस समय क्या है क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई, उस समय बज गया 10, और मैं ग्वालियर हाईवे से जैसे मतलब वहाँ निकल रहा था, घर से कॉल आया, मैं इतना कह पाया हूँ इस फोन से निकाल के कि हाँ पापा मैं कॉलोनी के गेट पे हूँ। मैं पूरा पता नहीं पापा ने सुना कि नहीं सुना, कोई बगल से ऐसा बाइक वाला निकला कि वो फोन ले गया, हाँ फोन खींच के ले गया। तो क्या है कि एक तो बड़ी समस्याओं में आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिला हो, ठीक है, और वो पहला फ़ोन था कि पापा ने हमें दिलाया था। फ़ोन तो हमें काफ़ी मिले हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ज़रूरत थी, लेकिन वो फ़ोन पापा ने दिलाया था जब हम बीटेक करने गए थे दतिया, वही फ़ोन था। जब फिर इसके बाद वहाँ से, क्योंकि फ़ोन तो रहा, बीटेक छोड़ा फ़ोन थोड़ी छोड़ा तो फ़ोन पुराना वही था। उस समय हमारे पास सैमसंग J2 था, वो फ़ोन छिन गया। हम जाते हैं अगले दिन सुबह सीपी थाने, एप्लीकेशन देते हैं, लगा कि कुछ मदद हो जाएगी। पुलिस का जो रवैया था, तो हाँ क्या है, तो घटना जैसे बताई ऐसा था, हो गया। एप्लीकेशन में हमने लिखा कि छिना, उन्होंने हमसे जबरदस्ती लिखवाया कि गुम हो गया। उनका उद्देश्य था कि कार्रवाई हो ना हो कोई मतलब नहीं है उसमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या सिम, उनने एक इससे सिम निकलवा लो तुम। रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं मिला, पहली घटना थी ये, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये क्या है कि खास तौर से अगर आप हमारी खबरें देखते होंगे और कोई ऐसी घटना है जिसमें पुलिस का इन्वॉल्व है, ठीक है, उनका सम्मान का ध्यान हम बहुत रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये छवि चाहे प्रदेश की बना दें चाहे बिगाड़ दें, और हमारा काम जले जम का है। तो हमें पता है 90% गलतियां इनकी सामने आ रही हैं उसमें। तो वहाँ से हमें बहुत सबसे बड़ी गलती उनकी वही सामने लगी कि मतलब मैं गया और इन्होंने कहानी कैसे बदल दी, तो और जगह क्या हो रहा होगा। इसके बाद कुछ ही समय बीता, दूसरी घटना हुई साइकिल के, मैं वहीं पढ़ रहा था, आतिया ताल का क्षेत्र था, तो हमने ऐसा कहा कि सिविल हॉस्पिटल वहीं बगल में ही है, और मंडे का समय था, हम यहाँ नहीं आए थे कैंपस, तो सोचा वहीं के वहीं थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था तो यहाँ दिखा ले। हमने कहा सिविल हॉस्पिटल है, खर्चा भी नहीं लगेगा। हमारे मित्र थे साथ, एक भाई साहब से कहा, और उस समय क्या था कि साइकिल एक एटलस मरीन की नई साइकिल आई थी। हालांकि उस समय हमें भले ही बाइक चलानी होनी चाहिए, और हमारे साथ वाले सब बाइक ही चला रहे थे। एक दो गलतियां थी, एक तो मिडिल क्लास, दूसरी गलती हमें चलाना नहीं आता तो साइकिल में ही, तो उस समय हमने वो खुद की कमाई से खरीदी थी।
₹6000 की करीब वो मैंने साइकिल खरीदी और मैं शायद 1 महीने भी नहीं चला पाया। मैंने उससे कहा कि यहाँ पार्क किया मैं, क्योंकि कोचिंग जाते थे तो ताला वाला उतना ध्यान ज़रूरत नहीं थी। वहाँ हमने उसको पार्क किया, हमने कहा भैया तुम यहाँ खड़े रहो, हम दिखा के आते हैं, आध घंटे करीब समय लगेगा, तुम देखना इसको। भाई साहब देखने में लगे वो अलग तरीके से, वो कॉल वॉल में लग गए वो तो, और वो कोई और ले गया। फिर वहाँ हमने सोचा कि ये सारी घटना होने के बाद सोचा बाहर चौकी है, उनको हमने जानकारी दी। ऐसे उन्होंने हमें ही ज्ञान दे रहे, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग लगे हैं, कोई ले नहीं, तो गई कहाँ भाई? वो हमसे पूछ रहे कहाँ गई, फिर तो हमें पता होता आपसे थोड़ी ना पूछते। फुटेज निकलवाने की कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। दूसरी घटना ये बिल्कुल माइंड में सेट हो गई, ऐसी घटनाएं ठीक है। और इसी घटना में बीच में जुड़ा था कि जब उन्होंने वहाँ एक एसआई थे और वो हमारे पुराने मकान मालिक रहे हैं, प्रेमनगर थाने में तैनात थे उस समय, तो हमने सोचा इनसे मदद हो जाए। तो हमने अंकल को परिचय दिया कि मैं आप पुराने आपके मकान, पुराना जो आपका मकान है, मैं आपके यहाँ किराए से रहता था, शायद मदद हो जाए। वो आध घंटे घुमाते रहे, हमें लगा ही हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो आए थे अपना लाइसेंस के लिए, जो होता है लेटर जो वहाँ से इशू होता है स्वास्थ्य का, ठीक है, हेल्थ वेरिफिकेशन का, तो उन्हें चाहिए था उसके लिए गवाह। जब वो वहाँ से सारी चीज़ें घटनाएं आध घंटा गुजार दी, जब पता चला ये हमारा उपयोग कर रहे थे, हम इनका उपयोग नहीं कर रहे थे। घटनाएं पूछी, सारी चीज़ें, आधार कार्ड निकलवा के हमने कहा आधार कार्ड ले रहे हैं, शायद हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लगी कि अगर शायद हमें लगता है कि सामान्य इंसान होता, तो अगर वो हमारी मदद नहीं करता तो ऐसे घुमाता भी नहीं। लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहने, हमें नहीं लगता ये देश की कैसे सेवा करते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें करीब 50% लोग ऐसे हैं जो छवि बिल्कुल धूमिल कर रहे हैं। ये हकीकत बात है कि जब कच्ची उम्र में इस तरीके की घटना देखते हैं व्यक्ति, तो सरकार की जो छवि होती है वो बहुत तरीके से धूमिल मन में जरूर बन जाती है कि यार ये इस तरीके से हो रहा है तो फिर कैसे ये मदद करेंगे हमारी। तो ये यही हमें लगता कारण है कि आज भी विदेशों में देखते हैं तो पुलिस को देख के अपने आप को व्यक्ति सेफ फील करता है, और इंडिया में पुलिस को देख के उल्टा भागते हैं कि ये ही हमारे लिए घातक होंगे। तो हमें लगता है यही कारण है पुलिस को ऐसा करने का। नहीं, मुझे भी यही लगता है। दूसरी घटना में तीसरी घटना कैसे जुड़ गई? पहले हमने अपनी कोशिश कर ली, पुलिस ने मदद नहीं की, वो बात अलग है, लेकिन मदद के बदले में उपयोग हमारा किया, ठीक है, वो एक सबसे बड़ा एक क्लिक कर गया कि भाई इन लोगों को कैसे ही सारी चीज़ें, मतलब तो एक तो ये चीज़ें थी। उसी टाइम पीरियड के बाद वो कोरोना टाइम पीरियड, तो सारी चीज़ें क्या था कि दिमाग में भरती जा रही थी। ये भरने के बाद जब वो चीज़ें फटी तो वो ये समझ लो कि वो पत्रकारिता के रूप में निकली है कि अब आज की बात करें तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो खुद से ये नहीं होता कि क्या कर रहे थे, भले ही हम मानते हैं कि हम दूसरे प्रोफेशन में होते अच्छा कमाते, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि शायद उतना खुश नहीं रह पाते। भी एक मध्यम परिवार से हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता जो करते हैं, और निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब है कि बड़ों बड़ों को निशाने पर लेना, जो कि आप करते हैं। तो कभी कोई धमकियां मिलती हैं क्या कि धमकी आ रही कि ये मत करना, ये खबर मत लगाना, या डिलीट करो, ऐसा कुछ? या कोई मदद भी आपको मिलती है कोई निष्पक्ष से, कि जिनके पक्ष में लिया है तो वो भी बोलते कि नहीं आपने बहुत निष्पक्ष तरीके से किया है, तो प्रशासन या कोई बड़ा व्यक्ति जो उद्योगपति हो वो आपसे बोले कि नहीं हम इस चीज फील्ड में आपको मदद करेंगे क्योंकि आपने निष्पक्षता से पत्रकारिता की है? देखो क्या है कि भारत की स्थिति जो आज आकर खड़ी है, ठीक है, कहने के लिए सबको अच्छा लगता है, सब हाँ आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, सबको सबके लिए आप अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए भी तो आप घातक हैं, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं, कि कोई नेता है या कोई उद्योगपति है, जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा बहुत गंदा होगा, तो वो क्या है कि दूर के जब तक आपके संबंध रहेंगे उनसे, तब तो वो आपको बढ़िया तारीफ करेंगे। शादी जैसी करीबियां बढ़ेंगी तो उन्हें फिर समस्या होने लगेगी, उन्हें पता है कि ये तो नहीं मानने वाले हैं। और हाँ, राजनीति है, बिना गलतियों से राजनीति हो ही नहीं सकती है, ये हमारा मानना है। और वो गलतियां होंगी तो फिर उजागर होंगी, और वो कौन? आसपास वाले लोग करेंगे। तो हालांकि इसमें उस हिसाब से तो नहीं किसी ने कहा हो कि हाँ, बाकी जो जिन लोगों की मदद हो जाती है, जैसे किसी की कोई कहीं FIR नहीं लिखी जा रही है कि कोई घटना है, ठीक है, जिसको वार्म अप किया, उस खबर को लगाया, सुर्खियों में आई वो, तो वो लोग भले ही हाँ वो लोग तारीफ करते हैं कि हाँ धर्मेंद्र काम तुमने अच्छा किया है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस चीज़ से, भले ही उतना ना मिला हो, लेकिन शुरुआत है, ये काफ़ी लोगों की मदद हो जाती है उससे। तो इस तरीके से तो मिलता है, लेकिन ये कहें कि पॉलिटिशियन कोई सामने आए कि वो ऐसी बात कहे, कोई व्यापारी आए, तो ये तो नहीं, अभी तक हमें रिस्पॉन्स मिला है। धमकियां के बारे में क्या? धमकियों की बात है कि पहली जो एक क्या है कि एक मित्र के सोर्स से हमें बताया गया कि जो आपको पता हो कि बीजेपी सरकार में एक रविंद्र शुक्ला जी हैं, हालांकि मैं नाम ले रहा हूँ ऑन कैमरे पे, हम तक ये बात ऐसी आई थी
कि उन्होंने किसी दूसरे के प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे मित्र थे वो उनके मित्र थे जिनका वो प्लॉट था, उन्होंने हमें बुलाया, हमने रिपोर्ट तैयार की, खबर लगी, जब चर्चा होगी तो अब मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी खास तौर से बीजेपी हो, सत्ता में बीजेपी हो, तो हमें जानकारी ये मिली कि शुक्ला जी ने वो खबर देखी है, और क्योंकि वो डायरेक्ट हमसे कोई कुछ नहीं, मतलब सर्कल करके वो खबरें चीज़ें आई हैं कि वो उन्हें आपत्ति है इन चीज़ों से खबर। तो क्या है कि उनने टारगेट किया उस लड़के को जिसने वो खबर लगवाई, जिसका वो प्लॉट था, ठीक है। अब वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा, तो हमने उससे ये कहा कि पूरा सपोर्ट हम करेंगे, हम तक कॉल आने दो, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो वो कह रहा भाई कुछ ले दे के कर लो, डिलीट कर दो, वो हम पे मानहानि का केस कर रहे हैं 1 करोड़ का। तो हमने कहा वो कुछ भी करें, परेशान ना हो, वो कुछ नहीं करेंगे, डरा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, तो ये चीज़ हम भी समझने लगे थे। तो ऐसी आउटसोर्स हमें खबरें मिली थी, तो पहली घटना ऐसी थी। बाकी क्या होता है कि अब हम तर्क के साथ कुछ अगर पोस्ट कर देते हैं तो कुछ अंधभक्त टाइप के लोगों को वो बुरा लग जाता है। और यहाँ वैसे जानकारी के लिए बता दें कि अंधभक्ति के अलग अलग डेफिनेशन है। व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये हिंदू धर्म के हैं, बीजेपी के हैं, लोग अपने आप से जोड़ लेते हैं कि अंधभक्ति का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हर वो व्यक्ति अंधभक्त है जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। अपना आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अंधभक्त हैं ही हैं, आप सोच ही नहीं रहे। इतने समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पत्रकारिता फील्ड में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और क्या आपको लगता है कि किस तरीके के क्राइम जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इस तरीके से चीज़ों से बचना चाहिए, इन क्राइम से बचना चाहिए लोगों को? जैसे अगर अभी हम वर्तमान की बात करें, फरवरी का माह है, ठीक है, ये कहें कि प्रेम के नवरात्र भी चल रहे हैं, ठीक है। 18+ की जो घटनाएं हैं वो इन दिनों हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपकी 18 की साल शुरू हुई है, या इससे पहले मतलब 18 मतलब 13 के से आप शुरू हुए हैं, उनका दिमाग ये निर्णय नहीं ले पाता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो कितना सही है, और अगर हम इसको सही करना चाहें तो किस तरीके से कर पाएँ। आए दिन अभी बात करें, पिछले महीने की घटना है, ये जो सुकमा डुकमा डैम है, लड़का लड़की भागे थे, लड़की तो शायद प्राप्त हो, लड़की की लाश मिली थी वो भी 15-20 दिन बाद, ठीक है। और ये बताया गया था कि वो दोनों भाग गए हैं, वो भागे नहीं थे, उनके फैमिली वालों ने उसको पता चला कि उसी में डाल दिया, उसकी बाइक वहीं छोड़ दी थी। तो ये घटना क्या है, इसमें बच्चे तो जो गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साथ में मम्मी पापा भी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ज़्यादा घटनाएं जो 18+ में हो रही हैं कि अधूरे ज्ञान के साथ, अधूरी जानकारी के साथ वो डिसीजन ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घटना ये निकल के सामने आ। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस इस पत्रकारिता लाइन में शुरू से आपका, और आपको क्या लगता है कि जो लाइन आपने चूज़ करी थी पत्रकारिता, ये सेटिस्फाइंग आत्मसंतुष्टि वाली लाइन है, या फिर इसको भी आप आगे कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है, इस बारे में थोड़ा? अब एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा है कि हमें ज़्यादा समय तो बीता नहीं है, हमें करीब 2 साल हो गए, तीसरा शुरू हो गया है। तो जहाँ अभी तक तो सब बढ़िया ही है, ठीक है, अभी तक कोई ऐसी खास बड़ी समस्याएं नहीं आई हैं, छोटी मोटी हैं तो ये वो पत्रकारिता में तो शुरुआती दौर में होती ही होती हैं, बाद में भी होंगी ही होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लिखेंगे या कुछ आप खबर लगाएंगे, सबको संतुष्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। अब इसके बाद जो इस टाइम पीरियड के बाद अगर बात करें कि एक्सपीरियंस क्या रहा, तो एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें कि पत्रकारिता से आप ये जैसे जो नए लोग आना चाहें इसमें, ये सोचे, एक चलन चलता है ना समाज में कि पत्रकार है तो बहुत ही कमा रहा होगा, ठीक है, पत्रकार है तो बहुत रुपए का, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये सवाल जो है बहुत लोगों के दिमाग में आता है, हाँ। जैसे कुछ पत्रकार नहीं किसी भी फॉर्म में यूट्यूब पर आना चाहते हैं, जो उनके मन में एक सवाल क्रिएट होता है कि भाई इनका तो अच्छा खासा हो गया है, जैसे एक मतलब अंदर की बात अगर आपसे पूछी जाए कि अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गया है, अच्छा खासा व्यूज़ आपका जा रहा है, तो कुछ इससे इनकम कितना कुछ हो जाता है, अच्छा घर चल जाता है आपका, कि खर्चा पानी जेब से देना पड़ता है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सीक्रेटली बताएं? क्यों? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जर्नलिज्म में हैं तो घर चलाना मुश्किल कैसे हो जाएगा, अगर जैसे आप खुद की या आप जैसे किसी दूसरी संस्था के लिए काम कर रहे हो तो बढ़िया है। तो क्या होता है, एक जो सम्मान तरीके से जो पत्रकारों को दिया जाता है, आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप विज्ञापन दिला रहे हैं, तो संस्थाएं आपका उसका कुछ % उपलब्ध कराती हैं, तो ये कि उनका तो काम चल जाता है। लेकिन जो संस्था जो चला रहा है उसके लिए समस्या क्या होती है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेके, कि आप उसमें क्राइम की खबरें डालेंगे तो वो आपको एडसेंस अप्लाई नहीं करेगा। आप 18+ की कोई ऐसी घटना है जैसे स्मोकिंग करना, ठीक है, मतलब उसी में आ गई, उसी कैटेगरी में आ गई कम्युनिटी गाइडलाइंस में,
तो जैसे अगर आप रेप मर्डर, ठीक है, ऐसी खबरें डालते हैं, यही चलती हैं और ये चलेंगी तो, बट लेकिन आपका इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और हम उसमें सकारात्मक खबरें डालेंगे, हम डालेंगे कि आज फलानी फलानी संस्था में फलाना फलाना कार्यक्रम हुआ है, कौन ही देखना पसंद करेगा, ठीक है, जब वो चलेंगी नहीं, उन्हीं से रेवेन्यू जनरेट होना है, यूट्यूब देगा, उन्हीं पे देगा। वो क्राइम की चल रही है, उन पे यूट्यूब देगा नहीं। तो इस कंटेंट को लेके यह समस्या है। बाकी यूट्यूब पे क्या है, अगर आप कॉमेडी कंटेंट लेके चल रहे हैं तो उसमें यह है कि कुछ हमारे मित्र भी काम कर रहे हैं मदरवास बॉयज नाम से, तो ये है कि कॉमेडी कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है कि चाहे वो किसी भी एज का हो, हर व्यक्ति चाहता है कि खुद को समय निकाल के खुद खुश रहे, तो वो किसी कोई ऐसे फनी वीडियो देखेगा तो खुश रहेगा। और अगर हम अपने यहाँ क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही कम, उतना लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं न्यूज के, अखबारों को, अखबार को तो खत्म ही, उतना खत्म सा ही है। वीडियो के रूप में हाँ, वो घटना अगर उनके किसी गांव से रिलेटेड है, उनके शहर से रिलेटेड है, या उनके किसी परिवार से रिलेटेड है, तब तो वो देखेंगे। या जो अगर नई पीढ़ी में कुछ लोग आ रहे हैं जो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ते, तो वो जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये है कि ये कोई इस तरीके से अगर कोई अपना चैनल शुरू करता है कि भाई मैं न्यूज़ चैनल शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब से और उससे हमारी सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, तो आज के दौर में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं झांसी जैसे शहर की बात करूँ तो 70 प्लस चैनल चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो सभी उसी स्थिति में है, कोई खास नहीं है। इसमें जो आपका सोर्स होता है वो होता है आपका एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। अगर आपको विज्ञापन ठीक ठाक मिलने लगे तब तो ठीक है, आपकी संस्था चल जाएगी। आप सोचेंगे यूट्यूब देगा, तो यूट्यूब उतना नहीं देने वाला है, क्योंकि आपका कंटेंट डिसाइड करता है। अगर आप रिसर्च बेस रखते हैं तो रिसर्च में क्या होता है कि वो वीडियो चलें तब आपको मिलेगा। अब रिसर्च कौन देखना चाहता है, समस्या तो यहाँ है। या तो हम दिल्ली जैसे या नोएडा जैसे शहर में बैठ के इन चीज़ों पे काम कर रहे हो, और टॉपिक भी उन रिसर्च पे हो, जैसे आपकी इकोनॉमी हो गई, सोसाइटी हो गई, इसके बाद रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, तो इन पे एक मतलब कॉमन जो सब्जेक्ट है, इन पे आपकी रिसर्च है, इन पे आप वीडियो बना रहे हैं, तो एक है वो हर स्टेट का देख लेगा। और हम सिर्फ झांसी को लेके चले, और झांसी के हमने किसी पॉलिटिक्स पार्टी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई रिसर्च हमने कंप्लीट की, वो खबर चलाई, तो कौन देखना चाहे, क्योंकि झांसी के तो देखना चाहेंगे, कितनी ऑडियंस होगी और कितने लोग उनमें देखेंगे, लेकिन ताल बैठ के उनको उस वीडियो को क्यों देखना चाहेंगे, उन्हें तो मतलब ही नहीं है। ललितपुर के क्यों देखना चाहेंगे? तो समस्या यहाँ आ रही है। अगर आप बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप सोचें कि हम रिसर्च भी करें और झांसी या तालबेट जैसी जगहों पे करें, तो मुश्किल है कि उस हिसाब से कोई मतलब उन चीज़ों का नहीं निकल रहा है। हाँ, बस सेटिस्फेक्शन के लिए आप कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन उम्मीद ज़्यादा ना रखें कि भाई इससे हमारी स्थिति बदल जाएंगी। इससे स्थिति उतनी बदलने वाली नहीं है। बाकी इनकम का आउटसोर्सिंग ही होता है, बाकी विज्ञापन और सारी चीज़ें इन पे ही निर्भर आप होते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षण संस्थान है और हम विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। इसका कारण ये भी है कि सारी चीज़ें लगभग कंप्यूटर से आजकल होने लगी हैं। तो कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे मैं बता दूं जानकारी, मैं चर्चा में पहले भी बता दिया कि मेरा कंप्यूटर साइंस से मेरा डिप्लोमा कंप्लीट है, और वो इम्पोर्टेंट इतना है क्योंकि मैं फील्ड में कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपका ग्राफिक्स हो गया। मैं वैसे अपनी बात पहले रख रहा हूँ कि आप किसी मीडिया संस्थान से आप जुड़ते हैं या आप उनके लिए आप काम करना चाहते हैं, रोजगार के अगर हम अवसर इसमें कहें तो 99% जगह में आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको मिलेगा ही। जैसे हमें कोई खबर लिखनी है तो जाहिर सी बात है, या तो हम फ़ोन पे लिखेंगे या हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे लिखेंगे, तब भी आपको टाइपिंग तो आना चाहिए। ये हो गया टाइपिंग का काम। अगर आप सीख लेते हैं, तो किसी भी मीडिया संस्थान या जो कंटेंट राइटिंग का जो काम करते हैं, वहाँ अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है। हर व्यक्ति को जरूरत है। तो कंप्यूटर का एक जो छोटा सा पार्ट है टाइपिंग, वो कॉमन है, ये हर जगह कॉमन है, लेकिन इसका यूज हर जगह हो रहा है, कोई भी फील्ड हो बिल्कुल हो रहा है। एक हो गया। दूसरा, इसमें ग्राफिक्स का जो काम होता है, जैसे फोटोशॉप हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, जिसमें से आपको ग्राफिक्स पे काम करना है। जो पोस्टर्स होते हैं जैसे आपके पीछे लगा है, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया के बढ़ने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है या दूसरे अकाउंट्स हैं, उन पे वो प्रोफेशनल दिखें। जैसे अब हम कहें जो नेताओं के बारे में कहें, लोकल पॉलिटिशियन है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी प्रोफाइल भरी रहे, वहाँ एक टारगेटेड ऑडियंस रहे और वो हमारे हर प्रोग्राम को देखें। तो ऐसे आप पटक देंगे तो कौन ही देखेगा? तो हर व्यक्ति चाहता है उसको एक डिजाइनिंग तरीके से, एक आकर्षक तरीके से उसको डिजाइन करवा के वहाँ पोस्ट करवाएं, तो व्यक्ति जुड़ेगा उससे। उसकी यूथ जो है, युवा हैं, उनकी फैन फॉलोइंग उस हिसाब से बढ़ेगी। तो ये कंप्यूटर का हिस्सा है ग्राफिक्स का, ठीक है। अब इसमें आगे आ जाता है एडिटिंग का, जो कि कंप्यूटर का हिस्सा है एडिटिंग का। एडिटिंग में आप किसी भी एक अच्छे सॉफ्टवेयर पे आज आप पकड़ बना लेते हैं।
इसमें अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो ये एडिटिंग का बहुत ही सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है, मीडिया से संबंधित जितने भी आप सोशल मीडिया पे या वीडियो से संबंधित सीधी साफ भाषा में अगर बात करें, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, इसमें अच्छी जगह निकल रही हैं और ऐसा नहीं अच्छा पैकेज भी मिल रहा है इनमें। नॉर्मल सी बात 25-30 हज़ार से तो इनकी स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि यूट्यूब डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा हब बन गया है। हर व्यक्ति उस पर अपनी संस्था चलाना चाहता है, और जब वो संस्था चलाएगा तो उसे एक टाइपिस्ट चाहिए, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए, 3 तो ऐसे कॉमन ही हो गए ना। और साथ में अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो एक अकाउंटेंट भी चाहिए। अकाउंटेंट कहाँ से, टैली जैसे कोर्स करके आएगा, तो वो भी चीज़ें वहीं से निकल के आ रही हैं। फिर उसके डेटा को भी संभालना है तो MS वर्ड, एक्सेल, वो कैसे। तो ये समझ लीजिए कि आप अगर कंप्यूटर ईमानदारी से कर लेते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आप कभी हताश नहीं होंगे कि अगर हम ये कर लेते तो हमारी पारिवारिक स्थिति समझ जाती, क्योंकि कंप्यूटर में मिनिमम कम से कम 10 से 12 से शुरुआत है ही है। क्योंकि जो हमारे मित्र हैं 3 लोग हैं, मैंने चर्चा के दौरान बताया था, शिवम और उनके 2 भाई, वो लोग इस पे काम करते हैं। जो एनिमेशन वीडियो आते हैं यूट्यूब पे जो चल रहे ट्रेंड, उन्होंने शुरुआत की थी गेम से, क्योंकि लोगों को लगता था कि गेम खेल रहे हैं क्या ही कर लेंगे। मुझे भी लगता था, क्योंकि गेम मुझे पसंद नहीं तो मुझे लगता था। लेकिन आज वो अच्छा कमा रहे हैं, 40-45 हज़ार उन लोगों की मंथली इनकम है। और वो सिर्फ कार्टूनों का निर्माण, वो सिर्फ उस पर फोटोशॉप पे छोटी छोटी सीनरीज ऐसी पेंटिंग्स बना के शुरुआत हुई। अब उसका अब इस्तेमाल हो रहा है। तो एक मतलब कंप्यूटर में आप कोई एक स्किल सीख लें, एक स्किल सीख लें, चाहे वो डिजाइनिंग से संबंधित हो, चाहे आपकी अकाउंटिंग से संबंधित हो, या ग्राफिक्स में हो, या एडिटिंग में हो, एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबका ज्ञान है तो प्लस पॉइंट ही है। और ये कंप्लीट हो गया तो आपको हर जगह रोजगार के अवसर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, सर्टिफिकेट लेने के बाद वो सीखता नहीं है। तो ये अगर आप फॉर्मेलिटी के साथ कर रहे हैं तो कोई ये मत, फिर लोग कहते हैं ना हमने कर लिया कंप्यूटर कोर्स, कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब हम आपसे ग्राउंड पे काम कर मतलब काम करवाएंगे, प्रैक्टिकली काम करवाएंगे, आपको सीडी बनाना नहीं आ रही, आपको बनाना नहीं आ रहा, तो सर्टिफिकेट थोड़ी काम देगा। सर्टिफिकेट हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत जरूरी है। शब्द है सरकारी नौकरी। ये शब्द ऐसा है कि इसके सुनते ही कई लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और बहुत लोगों के मुरझा जाते हैं। तो इस शब्द के बारे में आपका क्या है, और ये जो इसकी रेस है सरकारी नौकरी की, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी या लोग आज भी भाग रहे हैं। तो इस रेस के बारे में आपका क्या विचार है? आप भी क्या इस रेस में कभी भागे हैं, कि अभी भी भाग रहे हैं, कि आगे विचार है कि इससे आप अलग हैं? इस बारे में थोड़ा। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने टोटल 5 फॉर्म, मैं 3 साल पहले की बात करूं, 5 फॉर्म मैंने फिल किए थे। 2 मैंने दे लिए थे, 3 छोड़ दिए थे। 2 कौन, एक सुप्रीम कोर्ट चैम्बर अटेंडर का था, दिल्ली सेंटर था, मैंने वो एग्जाम दिया। उसका रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं हुआ, क्योंकि वैकेंसी कम थी। दूसरा लोको पायलट ALP का दिया था, पहला राउंड निकला था, दूसरा नहीं निकला था। बाकी तीसरे में था ग्रुप D का था, एक पेट्रोलियम कंपनी का था, और एक और किसी संस्थान का ही था, मुझे याद नहीं उतना। ये बचे हुए 3 नहीं दिए मैंने, क्योंकि उस समय तक हमारा जो ट्रैक था वो बदल गया था। उस समय तक ट्रैक कैसे हुआ, मैं जर्नलिज्म में आ गया था। तो वो 3 मेरे डले रहे, मैं एग्जाम देने नहीं गया। उन्हें मतलब घर वालों ने बहुत कोशिश की, एग्जाम दो, क्या दिक्कत है। हमने जब जिस फील्ड में जाना ही नहीं है तो फिर उसमें फालतू में दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये थोड़ी होता है कि हो गया तो कैसे हो गया, जब तैयारी नहीं है तो कैसे हो जाएगा। अब आप सरकारी जॉब्स की बात कर रहे हैं, सरकारी ही आंकड़ों के हिसाब से बताया जाए कि 2% पूरे भारत में जो रोजगार है वो है सरकारी जॉब्स का, समझ रहे हैं आप। तो अगर हम मोटा माटी ले लें कि 97% जो सेक्टर है जॉब्स का वो है प्राइवेट सेक्टर, समझ रहे हैं। तो अब नौकरी तो देखो सबको मिलने से नहीं रही, और जो आज का दौर है टेंडर बेस का, प्राइवेटाइजेशन का, तो जो हमें लगता है कि देखते देखते वो भी चली जाएंगी। सारी चीजें देख रहे हैं, रेलवे जिस हिसाब से जाया, ठीक है, LIC भी धीरे धीरे खिसा की गई है, पेट्रोलियम कंपनियां हैं, सफाई की जो प्राइवेट मतलब सफाई जो थी सरकार के अंदर, वो भी ठेकेदारी में सारी हो रही है। व्यक्ति बस ये है कि व्यक्ति सोच रहा है कि बस ए मिल जाए, मिल जाएगी अच्छी बात है, बट वैकेंसी निकले तब ना आपको मिल जाएगी। हम तो ये चाहते हैं, जैसे कि अगर व्यक्तिगत अगर किसी को सलाह देनी है कि आप उसके भरोसे हैं, वो एक समाज का एक ह्यूमर है ना, वो शुरू से कभी गवर्नमेंट जॉब होगा तो उसकी अच्छी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। वो पहले था, दिमाग में वही भरा गया है, तो लोगों को लगता है। और इसका दौर पता कि ज़्यादा इस वजह से बढ़ गया कि लोग ये सोचते हैं उसमें कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिक्योर जॉब है, ठीक है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो सिक्योर जॉब अभी पिछले साल रेलवे में जो व्यक्ति कहता था हमें कौन ही निकालेगा, उन्हीं को भगाया गया,
ठीक है, जो एग्जाम दे के गए थे, बढ़िया तरीके से सेट हो गए थे, कोई 10 साल उसमें जॉब कर पाया, कोई 15 साल, और जब जरूरत खत्म हुई तो निकाल दिए गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति कामचोरी की वजह से तो इसको चुनता है कि हमें करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, और हमें सरकारी नौकरी। कई होते हैं पैशन वाले, तो पैशन वाले क्या होते हैं, पैशन वाले जो होते हैं कि भाई उन्हें करना वही है। तो वो सेवा वाले कैसे होते हैं, वो लंबा सोचते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीसीएस हो गया, या आपकी डिफेंस लाइन हो गई। तो इसमें क्या है कि रोजगार की संभावना, व्यक्ति रोजगार का इसमें कम सोचता है, व्यक्ति में सोचता है कि देश को सेवा दे, तो वो अलग सेक्टर है। अब ये बात रही ग्रुप डी की, या रेलवे में कुछ ऐसे सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, इनमें व्यक्ति सोचता है कि हमें करना ना पड़े और पेमेंट समय पे आ जाए। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से ह्यूमर चल गया कि सिक्योर जॉब रहेगी गवर्नमेंट, व्यक्ति इसलिए थोड़ा पगलाया हुआ है उन जॉब के लेके। लेकिन अब औकात समझ में आ रही है। पिछले साल की मैं दिसंबर की अगर बात करूं, तो मैं इलाहाबाद घूमने गया, छात्रों से मिले, करीब 500 से 600 छात्रों से मैं मिला हुआ, जो तैयारी कर रहे थे, 6-6 7-7 साल वो लोग रह चुके थे वहाँ। कई लोगों की ऐसी स्थिति हम देख के वहाँ देख के हम दंग रह गए कि ये लोग कैसे गुजार रहे हैं। घर में सारी चीजें शानदार होने के बावजूद वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ ऐसी स्थिति में हैं कि हम हफ्ते हफ्ते भर रोटी नहीं खाते हैं, दाल और चावल में काम चल रहा है। तो किस वजह से, अगर वो 6 से 7 साल किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते तो अभी तक वो नौकरी से 4 गुना कमा के रख चुके होते। लालच क्या था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो हम सिक्योर हो जाएंगे, हमारी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। तो जो बात आती है वो सिक्योरिटी को लेके ही आती है कि हमें जॉब में कोई, प्राइवेट में ये कि कोई चीज़ सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर इसमें आपकी खुद की स्किल है तो आप खुद में ही एक सिक्योर है, क्योंकि आपको कोई संस्था निकालती है तो आप में तो टैलेंट है ना, स्किल है, दूसरी संस्था आपको अडॉप्ट कर ही लेगी। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है। तो उन लोगों ने अपनी कहानी सुनाई, कई लोग छोड़ के कहते हैं हम जब जैसे जाना चाहें उसी समय वैकेंसी आ जाती है, तो सोचते हैं कि 6 साल रुका है, 2 महीने और रुक लें। कई लोगों की ऐसी कहानियां, और इतनी गंदी गंदी जगह में वो रह रहे थे कि ये समझ लीजिए कि मैंने पहली बार ऐसा देखा था। इलाहाबाद जैसे शहर में व्यक्ति ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, तब भी उसको सफलता नहीं मिल रही। अब सफलता की बात क्या है कि एग्जामिनेशन फॉर्म इतने भरे ही जा रहे हैं जितनी वैकेंसी नहीं है, और जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनका भी दौर अलग है, क्योंकि उन्हें भैया सिलेक्शन भी देने हैं, टालने भी हैं, कैंसिल भी करवाने, सारी चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है लोगों, और इसमें क्या है वो डिसीजन भी गलत ले रहे हैं, क्योंकि हताश होने के बाद क्या है, व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है, या तो रस्सी दिखती है या तो फिर ट्रेन दिखती है, ठीक है, ट्रैक दिखता है। तो ये सब हो रहा है उसी लालच के पीछे, जो लालच है सिक्योर, उन्हें सिक्योर चाहिए। वो खुद को सिक्योर नहीं बनाना चाहते, जॉब को सिक्योर बनाना चाहते हैं, वो दूसरे पे निर्भर है। क्योंकि किताबों को पढ़ना है, किताबों में क्या है वो ये सोचते हैं जो हमने पुराना पढ़ा है बस वही सारी चीज़ें हैं, उनका हालांकि जीवन में उपयोग कोई नहीं करता। जैसे आपने इस लाइन में बहुत अच्छा किया है। जो सब्सक्राइबर जो दिखते हैं वो तो बहुत कम है, व्यूज़ तो लाखों में है, तो लाखों लोग आपको दिख रहे हैं इस फील्ड में। तो क्या घर पे इसके बाद जो ताने सबको मिलते हैं इस उम्र में कि बेटा सरकारी नौकरी का ये फॉर्म भर दो, तो क्या ये ताने मिलने बंद हो गए हैं कि अभी भी ताने मिलते हैं? अब मम्मी पापा को लगता था कि आप ये कर रहे हैं अच्छी बात है, संग में ये भी ट्राई करते रहो। तो यही चीज़ें समझाई गई थी कि अब हमें लगने लगा है कि गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए नहीं बनी है, या हम उसके लिए नहीं बने हैं। तो अभी तो देखो मुश्किल है, हाँ मैं मास कॉम कर रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ, तो आगे अगर ऐसा कुछ मूड बना डॉक्टरेट के बाद का तो विचार किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम इसी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो वो ताने तो अब नहीं मिलते, हालांकि पढ़ाई में पहले हम एवरेज रहे हैं ना, हम ये कह सकते ज़्यादा खराब नहीं रहे हैं। तो ताने तो पढ़ाई की वजह से तो पहले भी नहीं मिले। जो बीच का टाइम पीरियड था, जो बताया कि मैंने बीटेक ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर घर पे समय बिताया, तो उस समय में थोड़ा हुआ है कि लोग, जब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या चाहता हूँ, तो घर वालों को भी नहीं लग रहा समझ में आ रहा था कि ये चाहता क्या है, ठीक है, कि कैसे डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन अब एक रिस्पॉन्स ये मिलता है कि क्योंकि एक तो पहचान, जैसे आप बता रहे हैं, लोग जान रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, रिस्पॉन्स उसमें अच्छा मिल रहा है, नए लोगों से अच्छे तरीके से पहचान हो रही है, तो ये कि घर वालों को अब लग रहा है कि हाँ सही ट्रैक पे हैं। और रही बात रुपयों पैसों की, तो वो समय थोड़ा लगेगा, कमाने लगेगा। हालांकि अभी मेरी ज़्यादा कोई कमाई होती नहीं है इससे, मैंने बताया कि घर नहीं चल सकता है, तो अभी क्या है कि उसके इस्तेमाल के लिए हम घर से ही मांगते हैं। तो लगता है घर वालों को, तुम 2 साल से ये काम कर रहे हो, अभी भी हमसे ही ले रहे हो, इतना सब हो रहा है, पहचान बढ़ रही है। हमने कहा क्या अंदर की बात क्या ही बताएं, पत्रकारिता आपका घर ठीक से नहीं चला सकती है, वो एक बात अलग है। तो हमने कहा अभी थोड़ा समय और सपोर्ट करो, बाद में देखते हैं कुछ किस तरीके से मैनेज होता है। अच्छा, चीज़ें जब बहुत स्टेबल चलने लगे तब व्यक्ति को उस कार्य के प्रति आत्मसंतुष्टि फील होती, महसूस होती है। लेकिन आपको बहुत अच्छा रेंज है। जैसे हमने अपने टीम को जब बताया कि ये है हमारे अगले गेस्ट, तो उन्होंने देखा भैया ये तो सेलिब्रिटी है, अच्छे खासे पत्रकार हैं, सब चीज़ें,
और आप कह रहे हैं कि आप अपने खर्चे के लिए घर से पैसे लेते हैं। फाइनेंशियली मायने रखती है, क्योंकि घर वालों की भी उम्मीद होती है कि बेटा पढ़ लिख के हमारा कुछ कमाएगा और हमें भी कुछ आसरा होगा, और आपकी भी कुछ ना कुछ नीड ज़रूरतें होती हैं। तो भविष्य के इस बारे में फिर क्या प्लान है आपके, कि भविष्य में आप इसी तरीके से कार्य इसी में करेंगे या कुछ और करेंगे, और इसमें आत्मसंतुष्टि है या नहीं है, इस बारे में थोड़ा। तो एग्जाम्पल समझते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आपको उसका मेहनत आना शाम को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया था, अगर आप दूसरे के यहाँ पहले एज ए टीचर आप काम कर रहे होते तो आपको मंथ के लास्ट में आपको पेमेंट मिल जाती। लेकिन जब आपने खुद का काम शुरू किया होगा तो 2 4 6 महीने तो ये समझ लो स्टेबल बिल्कुल रहे ही नहीं होंगे, ना हिसाब भी नहीं मिल रहा होगा कि यार कितना लग गया, कब लौटेगा लौटेगा नहीं। वैसे ही सिचुएशन हमारी है। ये चीज़ें अभी क्या है, इन्वेस्ट हो रहा है, समय भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इसमें समय दे रहे हैं तो ये चीज़ें बाद में निकल के आती हैं। तो जो अभी तरीके जो प्रचार प्रसार चल रहा है आगे चीज़ें आगे, हाँ इसी में कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि एक तो स्किल उस समय जितनी हमारे पास थी उनको उपयोग कर रहे थे। अब हम लोग चीज़ों को सुधार रहे हैं, चाहे वो लिखने को लेके हो, बोलने को लेके हो, एडिटिंग को लेके हो। पहले क्या था, कोरोना टाइम पीरियड में सारी चीज़ें शुरू हुई तो ग्राउंड पे भी नहीं जा पाते थे, तो उस समय से वो उस हिसाब से वो पॉपुलैरिटी भी उतनी नहीं मिल पाई। लेकिन आपके ग्राउंड पे आना जाना होता है, हर महीने में कोशिश करते हैं कि एक शहर घूमा जाए, उनको घूमते फिरते हैं। तो इन चीज़ों से काफ़ी निखार हम लोगों में भी आ रहा है, और आगे उम्मीदें ये जग रही हैं कि हाँ आगे, क्योंकि टीम से ऐसा नहीं कि 4 से 5 6 लोग जुड़े हैं, सब एक पेशेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद का काम शुरू कर रहे हैं तो पेशेंस, उसी पेशेंस को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आगे सब बढ़िया होगा। कम से कम इतना तो सबके घर चल सके जितने लोग टीम में हैं। तालबेहट में हम कंप्यूटर शिक्षण संस्थान चलाते हैं, साथ में हमने एक इनिशिएटिव चालू करी, शिक्षा कॉफ़ी पे जीटीआई, जिसमें हम योग्य व्यक्तियों को बुला के और विद्यार्थियों के लिए उनके उतार चढ़ाव जो जीवन की समस्याएं रही हैं उनसे मार्गदर्शन करवाते हैं कहीं ना कहीं से, जिसके लिए हमने पूरा बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को लगभग हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर लाकर मार्गदर्शन करवाएंगे। तो इस इनिशिएटिव के बारे में ओपिनियन देना चाहिए। जी, पहले प्रोग्राम से ही हमें बहुत अच्छा लगा था, और हमने उस समय आपसे व्यक्तिगत बात भी की थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है, आपकी कंप्यूटर सबके लिए कॉमन है, कंप्यूटर कॉमन है, आपके छात्र जो हैं, क्योंकि क्या है कुछ उसमें मैथ्स वाले भी होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, बायो वाले भी होंगे, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सबके लिए कॉमन है। अब आप अपनी संस्थान में बुलाते हैं मतलब तरह तरह के जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो अगर टीचिंग लाइन के प्रोफेशन में हैं तो वो उसमें कुछ अच्छा कर रहे होंगे, उनमें भी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होगा। तो आपके पास कॉमन बच्चे हैं, और यहाँ यूनिक जो निकल के आ रहा है, जिससे आप भी जिस गेस्ट के साथ भी आप चर्चा कर रहे हैं, उसकी लाइफ के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हो, जब चर्चा आप कर रहे हैं, पता नहीं वो पॉइंट किस बच्चे के लिए क्लिक कर जाए, और वो जो सोच रहा है, वो जो सोच रहा है या उसी के विचारों के अनुसार वो चीज़ें हों, उसकी लाइफ अचानक आपके इस प्रोग्राम से अगर बदल जाती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से ये, हालांकि इस बात यहाँ की हम बात करें तो ये आपका पहला प्रोग्राम है, और जहाँ तक कि करीब 8-10 प्रोग्राम आपके हो चुके हैं, सारे बेहतरीन रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि चर्चाएं होना इसलिए ज़रूरी हैं कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं हफ्ते भर, माइंड में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चर्चा आप भी यहाँ कर रहे हैं, उनका जो क्वेश्चनिंग है, जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनका उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। अब जैसे कई लोग हैं, मैथ उन्होंने इंटर कर लिया, कंप्यूटर में भी अच्छा कर लिया, अब वो मैथ में आगे और कुछ नहीं करना चाहते, उन्हें लगा भाई कंप्यूटर की फील्ड में कुछ अच्छा करना है या दूसरे फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो वो उन्हें नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी कि भाई हाँ अगर हम इसमें करना है, क्योंकि सपोज दैट कि जैसे वो जो करना चाह रहा है उसी फील्ड का एक्सपर्ट है, उसने बताया कि हमने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ किया है, तो उसको तो बहुत बड़ा योगदान मिल गया उसके लिए, तो वो उस तरीके में उसे आसान होगा, मतलब वो काम करने में, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है। और क्षेत्र की अगर बात करें, तालबेहट एक तहसील है आपकी, और यहाँ ये शुरुआत करना आपने शुरू की है, ये बहुत बड़ी पहल है, और इसमें हम जैसे लोगों को आप बुला रहे हैं तो इसके लिए तो हम पहले ही आपका धन्यवाद कर चुके हैं। बड़ा शानदार है आपका ये। हमारा सौभाग्य है जो आपने समय निकाला। कई बार हम आपको बुला चुके हैं, बहुत बार आपका प्लान नहीं बन पाया, लेकिन फाइनली हम लोग मिले आज, उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम चाहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए कोई आप संदेश देना चाहें, मैसेज। विद्यार्थी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर सीखने वाला व्यक्ति अपने आप को विद्यार्थी समझेगा, तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा, अन्यथा वो फिर चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कोई आप संदेश देना चाहें। ये बात आपने सही कही है, विद्यार्थी होना ही चाहिए, क्योंकि विद्यार्थीपन अगर खत्म हो गया तो आपका जो सीखने का जो जुनून था वो तो खत्म हो गया। जहाँ आपका सीखना बंद हुआ वहाँ आपकी लाइफ पे फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, तो आप और हम भी विद्यार्थी ही हैं,
क्योंकि हर समय हम चाहते हैं कुछ अच्छा सीखें, कुछ नया सीखें। संदेश यही है लोगों के लिए कि आप करियर को लेके आप जो भी फील्ड चुनना चाहते हैं, कोशिश है कि वो किसी प्रेशर में ना हो, किसी दूसरे की सलाह पे ना हो कि भाई फलाने का चाचा का लड़का कर रहा है या मामा का लड़का कर रहा है तो हम भी यही कर लें। ठीक है, डिसीजन अगर खुद के हैं और आपने खुद को उसको चुन लिया है, वो आप उसमें काम कर रहे हैं, फिर बाद में आपका मन बदल रहा है कि भाई ये हमें नहीं करना था, तो इसमें गलती फिर आपकी है, क्योंकि आपने जब चुना था आपके ही डिसीजन थे, आपकी इच्छा थी। अब ऐसा क्या हो गया कि आपको वो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो गलती इसमें आपकी है। उन गलतियों को संभालना आपका काम है। आप जितने लोगों से आप इसकी सलाह लेंगे, सबके जो डिसीजन जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो अपने हिसाब से, मैं जैसे आप कोई मुझसे बात करता है तो हम अच्छी-अच्छी चीज़ें जर्नलिज्म के बारे में बताएँगे कि भाई देश सेवा होती है, अच्छा बोलना सीख जाते हैं, संबंध अच्छे हो जाते हैं, तरह-तरह की बातें होती हैं। ठीक है? जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा वो वैसी सलाह देगा। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपने खुद से ये क्वेश्चन कर लिया कि हमें क्या करना है, उस फील्ड के लोगों से ही आपको चर्चा करनी है। पर सबसे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 5 एग्ज़ाम भरे थे, फिर मैंने बाद में ना कोई फॉर्म भरा हो, जो भरे हुए एग्ज़ाम वो भी हम देने, क्योंकि जब वो फील्ड ही नहीं हमारा रहा तो उसमें कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि खुद के डिसीजन है उसको खुद के तरीके से उसको अप्लाई करना और उन्हीं बिंदुओं पे टिके रहना, और थोड़ा पेशेंस बहुत आज के छात्रों को जरूरी है। पेशेंस, गवर्नमेंट सेक्टर का आपने सोचा है तो ये टाइम पीरियड मान के चलिए 5 से 6 साल आपको लेने ही लेने। आप ये सही कि आज हमने डिसीजन लिया, अगले 2 महीने बाद हमारी जॉब लग जाएगी, तो भैया ये अगर हो जाता है किसी, अब बात होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुट्ठी भर वैकेंसी हैं और आपको पता है बेरोजगार कितने लोग हैं। और ख़ास तौर से अगर स्किल के बारे में आपको हम बताएं तो स्किल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल आपको बोलने की, अपने बिहेवियर की, और टेक्निकल स्किल में कंप्यूटर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपकी एक्टिवनेस को निखारती हैं। और कंप्यूटर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट, किसी भी सेक्टर में जाएंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी जिस फील्ड में हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो भी आप कर रहे हैं अपने निर्णयों के साथ करें, अच्छे तरीके से करें। और कॉफ़ी विद जीडीएस के इस पूरे सेशन के लिए अचल जी और उनकी हम पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ बुलाया और एक चर्चा हुई। हमारे जीवन की बहुत सी कहानियाँ निकल के सामने आई और उसमें से कई टर्निंग पॉइंट भी निकल के सामने आए। आपके साथ में जो चर्चाएं रही हम सबको बहुत अच्छा लगा। पुनः से शिक्षा कॉफ़ी विद जीडीएस का आमंत्रण स्वीकार करने और हम विद्यार्थियों के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में तो बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, लास्ट पॉइंट ये है कि आपके अंदर बहुत कुछ होता है, मतलब जो आपकी कहानियाँ होती हैं, या तो आप पुराने दोस्तों यारों के साथ मिल रहे हैं तो उन्हें पता है आपके साथ क्या हुआ है, क्या कहानी रही है। लेकिन बहुत ही कम समय ये होता है कि आपने वो कहानी दोबारा रिपीट की है। कहानी इन द सेंस कि जो आपका जो वाक्य था पुराने इतने जीवन का, जो शुरुआती जीवन का इतना पूरा स्ट्रगल टाइम पीरियड था, उसको आपने रखा। ठीक है, तो ये कोई होता है कि चलो एक प्लेटफॉर्म मिला, वो बातें रखी, लोगों तक पहुंची। क्योंकि क्या है कि लोगों को जो सामने दिख रहा है तो वो उसे क्या है, उसे आपकी सफलता तो दिख रही है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे प्रोग्रामों से क्या होगा, आपके ऐसे प्रोग्रामों से पीछे का स्ट्रगल भी तो सामने आएगा कि भाई उसने कहाँ से शुरुआत की, फिर वो कहाँ पहुंचा, कितना समय पीरियड लगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ये प्रोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो सिर्फ सफलता जो दिख रही है जो लोगों को, सफलता के पीछे स्ट्रगल टाइम पीरियड है वो भी तो दिखना चाहिए। अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें और कॉफ़ी विद जीडीएस को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ ऐसे सेशंस देखना चाहते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है ना, उसके कुछ रुपए भी लगते हैं। आप क्लिक कर लें, बेल आइकन दबा दें, और आपने अगर आप यहाँ नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो डिजिटल अच्छा माध्यम है कि आप ऐसे प्रोग्रामों को देख सकते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ें आपके जीवन में क्लिक कर जाए, वो आपके जीवन का भी टर्निंग पॉइंट बन जाए और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलने लगें। और धन्यवाद। ये जो शिक्षा कॉफ़ी विद जीडीएस के सेशन होते हैं, ये आप विद्यार्थियों के लिए होते हैं और आप विद्यार्थी जिस तरीके से हमें ऑफलाइन तरीके से संस्था में बहुत अच्छा सपोर्ट करा, आप लोगों ने धैर्य रखा और चीज़ें इस मुकाम पर हासिल हुई, इसी तरीके से आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन भी आप लोग ऐसे सहयोग करें। आप मित्रों को सबको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सहयोग करें।